हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो एज यू ऑल नो, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है एंड उस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रोवलैक एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेशन में इन दोनों टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम अटेम्प्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रोवलैक एक्ट अरोजेस पॉपुलर इंडिग्नेशन, रिसेंटमेंट और एंगर। सो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोवलैक एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों जगाया? वो क्या रीज़न था, वो क्या प्रोविजंस थे रोवलैक एक्ट में जिस कारण से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इतना ज़्यादा गुस्सा जो है इस एक्ट के टाइम पर देखने को मिला। ठीक है। तो उसका रीज़न ये था कि रोवलैक एक्ट ये कहता था कि हम लोगों को अगर किसी पे भी सस्पिशन होगा, किसी पर भी डाउट होगा कि यार ये बंदा किसी भी तरीके की कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी रेबेलियस एक्टिविटी कर सकता है, अगर सिर्फ हमें डाउट भी होगा ना तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस बंदे को अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। और उसको अरेस्ट किया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, कोई भी वारंट पेश किए बिना हम उस बंदे को क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। क्लियर? ये था रोवलैक एक्ट। तो क्यों गुस्सा देखने को मिला इस एक्ट के कारण? बिकॉज इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने का अधिकार दिया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द रोवलैक एक्ट वॉज पास्ड टू। रोवलैक एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्या रीजन था इसको पास करने का? तो इसका रीज़न था टू कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है। राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। देखिए, इसकी बैक स्टोरी ये है कि उस समय भारत में चल रहा था, भारत में क्या मतलब वर्ल्ड में चल रहा था वर्ल्ड वॉर। राइट। इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिश जो है ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ वॉर सिचुएशन में थी। तो उस समय एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है पास किया गया था। इस एक्ट को पास करने का रीज़न क्या था? इस एक्ट को पास करने का ये रीज़न था कि ब्रिटेन जो है ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ वॉर जैसी सिचुएशन में है और वो नहीं चाहते हैं कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए इंडियंस और किसी भी तरीके की कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो राइज ना हो भारत में, ताकि अगर क्या होता, अगर वो लोग इस एक्ट को लेकर नहीं आते तो शायद उस समय बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पीक पर देखने को मिलती। बिकॉज इंडियंस कहीं ना कहीं न्यू दैट कि अभी जो है लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ठीक है। अभी अगर हम फ्रीडम इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वॉर जैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वॉर जैसी क्या, वॉर सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हम इनको और थोड़ा परेशान करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक तरह से परेशान है, हमने भी थोड़ा और परेशान कर दिया तो इंडिपेंडेंस जो है हमें जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। बट इन चीज़ों को ही कंट्रोल करके रखने के लिए वो लेकर आए थे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ताकि जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाए, कंट्रोल करके रखा जाए। ठीक है। बट क्या था कि जब इस एक्ट को लेकर आया गया था तब एक चीज़ बहुत क्लियर कही थी कि जब वॉर शुरू होगा हम तब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके 6 महीने बाद इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। बट व्हाट हैपेंड कि वॉर ख़त्म हो गया, 6 महीने भी निकल गए, बट इन लोगों ने क्या करा, इस एक्ट को ख़त्म करने की जगह कमेटी इस्टेब्लिश करी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर सिडनी रोवलैक। ठीक है। और उनसे पूछा गया कि क्या आप बताइए क्या सही होगा इस एक्ट को ख़त्म कर देना। तो सर सिडनी रोवलैक ने ये रिकमेंड करा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 साल तक और इस एक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज आपने जैसे ही इस एक्ट को हटाया आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या नेशनल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा पीक पर देखने को मिलेगी जिससे आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यही सुनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग जो है इस एक्टिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, इस एक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। 2 साल तक एटलीस्ट इस एक्ट को और जो है पिक्चर में रहने देंगे। ठीक है। बट जैसे ही ऑब्वियसली अब ये सिचुएशन आ गई थी कि चलो वर्ल्ड वॉर तक तो हम लोगों ने कोऑपरेट कर लिया, तुम अभी भी बोल रहे हो कि इस चीज़ को और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तुम हमसे हमारे राइट्स छीन रहे हो। ठीक है। हमसे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हो। बिकॉज इसमें ऐसा हो रहा था कि अगर आप कहीं पर भी जाके स्पीच दे रहे हो और उनको लगा कि यार स्पीच भड़काऊ है तो इसे अरेस्ट कर लो,
ठीक है, अगर आपके पास कोई पैम्फलेट्स है, पैम्फलेट्स पे इनकलाब जिंदाबाद लिखा है तो उनको लगेगा यार ये तो कुछ कर सकता है, इसको अरेस्ट कर लो। तो उस सीन में क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों को बिना किसी चीज़ के अरेस्ट कर लिया जा रहा था। और द वर्स्ट पार्ट वॉज कि ना तो उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता था, ठीक है, कोर्ट जो थी वो उन्हीं लोगों की कोर्ट थी, ब्रिटेन के लोगों की मिलके कोर्ट थी, जो कि उन्हीं के फेवर में, उन्हीं अपने लोगों के फेवर में डिसीजन देते थे, कुछ ढंग का अपन क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते थे, और बस ऐसे ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अभी पूरी स्टोरी बताऊंगी, ये मैंने सिर्फ बैक स्टोरी बता दी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही कंटिन्यू करा था, वही था रोवलैक्ट एक्ट, और क्यों लाया गया था, टू कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। क्लियर, आपको स्लाइड में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रोवलैक्ट एक्ट एम्ड एट, ठीक है, एम क्या था इसका, रोवलैक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, ठीक है, बिना ट्रायल के लोगों को अरेस्ट कर लेना, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रोवलैक्ट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। रोवलैक्ट सत्याग्रह के रेफरेंस में नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट, रोवलैक्ट एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेडिशन कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, तो वो थे सर सिडनी रोवलैक्ट, ठीक है। इसके बाद इन रोवलैक्ट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज उन्होंने इस रोवलैक्ट सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने होम रूल लीग को यूटिलाइज करा था, ठीक है। फिर डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रोवलैक्ट एक्ट, तो साइमन कमीशन और रोवलैक्ट एक्ट का तब कोई किसी भी तरीके से कोइंसाइड नहीं हुई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दैट इज 1 एंड 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन 2, राइट। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी जो थोड़ी बहुत इनसे क्वेश्चंस एडिशनल बन सकते हैं, जैसे कि रोवलैक्ट एक्ट को ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ऑफिशियली एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। So, just 6 months before the Montfort reforms, that is Montaigu-Kingsford reform, were to be put into effect, 2 bills were introduced into the Imperial Legislative Councils, ठीक है, जिसमें से एक बिल को ड्रॉप कर दिया गया था, बट दूसरा जो था, एज आई सेड, जो डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1915 था, इसके एक्सटेंशन का एक बिल जो है पास किया गया था, एंड एक बिल जो है बेसिकली लाया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड इट वाज पास्ड, ठीक है, इन मार्च 1990। बिल क्या था वो, तो इसको ऑफिशियली, जो डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1915, ऑफिशियली इसे एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से जाना जाता है, बट पॉपुलरली इट इज़ नोन एज रोवलैक्ट एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट है, इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड इन प्रीवियस ईयर टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द सेडिशन कमेटी, या फिर रोवलैक्ट कमीशन के नाम से भी उसे जाना जाता है, विच वाज हेडेड बाय द ब्रिटिश जज सर सिडनी रोवलैक्ट टू इन्वेस्टिगेट द सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, कि लोग बहुत ज़्यादा उस समय कॉन्स्पिरेसी होने लगी थी, पीक पर हमें बेसिकली जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उस टाइम पर देखने को मिल रही थी, राइट। सो द कमेटी हैड रिकमेंडेड दैट एक्टिविस्ट should be deported or should be imprisoned without trial for 2 years, as I said, that even the possessions of seditious newspapers would be adequate evidence of guilt, कि अगर आपको सिर्फ seditious newspaper भी दिख रहा है ना, तो आप उससे भी एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, मतलब कुछ भी छोटे मोटे उन लोगों को कारण चाहिए था कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो seditious एक्टिविटी कर रहा है, इसे अरेस्ट कर लो, राइट। सो ऑल द इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स, जब ये बिल पास हो गया तो जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन लोगों ने क्या करा था, इसके अगेंस्ट वोट करा था, ठीक है, बट इनका वोट वाज नॉट काउंटेड एंड इट वाज ओवर रूल्ड बाय द ऑफिशियल नॉमिनीज, ठीक है। क्या हुआ, जब ये बिल पास हो गया तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर लिया, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक जो है, दे रिजाइन इन प्रोटेस्ट, ठीक है। सो द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट to be tried without juries or even they were imprisoned without trial and allowed the arrest of Indians without a warrant, as I said, सिर्फ एक suspicion का एक था of treason, उसके बेसिस पर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है। A special cell consisting of 3 high court judges was to try such suspicious suspects and there was no court of appeal above the panel, वो पैनल जो डिसीजन लेगा उसके अबव कोई भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं था, और वो पैनल अक्सर किसके फेवर में डिसीजन लेगा, ऑब्वियसली ब्रिटेन गवर्नमेंट के फेवर में लेगा, राइट।
So this panel could even accept evidence and not acceptable under the Indian Evidences Act. The law of habeas corpus, the basis of civil liberty, was sought to be suspended. The object of the government was object to replace the repressive provisions of the Wartime Defence of India Act 1915 with a permanent law. ठीक है, so the wartime restrictions on freedom of speech and assembly were imposed in India, and there was strict control over the press, and the government was armed with a variety of powers to deal with anything the authorities chose to consider as terrorism or revolutionary tactics. तो जब इतना कुछ हो रहा था ना कि अगर सिर्फ स्पीच भी दे रहे हो या पैम्फलेट्स लेके घूम रहे हो या कुछ भी कोई छोटे मोटे रीज़न के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया जा रहा था, तो इस चीज़ को गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि हम इतनी गलत चीज़ तो सहन नहीं करने वाले, राइट। इसलिए गांधी जी ने रोवलेट सत्याग्रह जो है उसे शुरू करा था, ठीक है। सो रोवलेट सत्याग्रह को शुरू करने के बाद गांधी जी ने रोवलेट सत्याग्रह जो है उसे शुरू करा। ये गांधी जी का पहला इन्वॉल्वमेंट था इन ऑल इंडिया मूवमेंट। इसके पहले गांधी जी रीजनल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हुए थे, बट अभी तक ऑल इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार गांधी जी ऑल इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम इस गलत एक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसके फेवर में नहीं हैं, आपको इस एक्ट को हटा देना चाहिए, ठीक है। ये इंडियन से उनकी राइट्स छीन रहा है टू फ्रीली ट्रैवल, टू उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो सभी चीज़ें जो है इंडियन से छीन ली जा रही थी। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो रोवलेट सत्याग्रह जो है उसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि रोवलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। अब इसी सेम टाइम जो है पंजाब में यूँ चल रहा है कि पंजाब के दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो जैसे ही उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, पंजाब के लोग जो है भड़क गए कि वो उनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो वो लोग क्या करने लगे, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी, ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस, वहाँ पर वो लोग पत्थर फेंकने लगे। थोड़ा सा सिचुएशन पंजाब में वायलेंट हो गई, तो इसलिए पंजाब में मार्शल लॉ जो है उसे इम्पोज कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग जो है जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, गैदर हुए थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के पर्पज़ से हुए थे, कुछ लोग फेस्टिवल के लिए गैदर हुए थे। बट यहाँ पर जनरल डायर को ये लगा कि यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज है और मार्शल लॉ में ये होता है कि आप कहीं पर भी गैदर नहीं हो सकते, ठीक है। सो जनरल डायर ने क्या करा, उन लोगों को वार्निंग दिए बिना कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, ठीक है, आप लोग मार्शल लॉ इम्पोज है, आप लोग इस तरीके से भीड़ में या ग्रुपिंग्स नहीं कर सकते हो। बिना किसी उनको बिना किसी वार्निंग के, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए बिना उन्होंने वहाँ पर ओपन फायरिंग कर दी, राइट, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रोवलेट एक्ट, दैन रोवलेट सत्याग्रह, दैन जलियांवाला बाग मैसेकर, इसलिए हम साथ में इन लोगों के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। जो स्टोरी थी वो मैंने बता दी। अब हम आगे हमारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रोवलेट एक्ट वॉज पास। रोवलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो देखिए, पहली चीज़ तो इतनी सिचुएशन समझ जाइए कि ये 1919 में रोवलेट एक्ट जो है पास हुआ था, और 1919 का हम एक एक्ट भी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिससे हम क्या कहते हैं, मोंटेगू किंग्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि जो स्टार्टिंग वाला है मोंटेगू किंग्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि स्टार्टिंग वाला जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और नेक्स्ट जो होता है वो वाइसरॉय होता है इंडिया का, राइट। तो इससे आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि लॉर्ड किंग्सफोर्ड जो है उस समय भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रोवलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड एट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोवलेट एक्ट का विरोध किया था क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ये लोग इंडिविजुअल की लिबर्टी को क्या करना चाह रहे थे, लिमिट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कि आप कहीं पर भी जा नहीं सकते हो, आप ग्रुपिंग बना के खड़े नहीं हो सकते, आप पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप स्पीच नहीं दे सकते हो। तो ये सब क्या था, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को लिमिट करने की कोशिश कर रहा था ये एक्ट, और यही रीज़न था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दे अपोज दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज दी, ठीक है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम था, ठीक है। उनका पहला इन्वॉल्वमेंट कौन से मूवमेंट में देखने को मिला था ऑल इंडिया पॉलिटिक्स कहे तो? दैट इज रोवलेट सत्याग्रह, जो भी मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोवलेट एक्ट।
रोवलैक्ट एक्ट के विरोध के रूप में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो नो टैक्स कैंपेन है इसे स्टार्ट करने का जो सजेशन है वो दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, राइट। तो देखिए पहली चीज़ याद रखना, रोवलैक्ट एक्ट, ठीक है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि द एक्ट विदाउट अ लॉयर, एक्ट विदाउट अपील, विदाउट अ प्ली, और इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, ठीक है, अलग अलग नाम से रोवलैक्ट एक्ट को जाना जाता था। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फ्री टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल, ठीक है। इन प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट स्वामी श्रद्धानंद जो है उन्होंने ये सजेस्ट करा था कि हमें कौन सा कैंपेन शुरू करना चाहिए, नो टैक्स कैंपेन शुरू करना चाहिए, जिसमें हम लगान या रेंट पे नहीं करेंगे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वर पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 जो है पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? तो स्टार्टिंग में बता दूं, रोवलैक्ट एक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जलियनवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि रोवलैक्ट एक्ट का इनैक्टमेंट, देन रोवलैक्ट सत्याग्रह स्टार्ट करना, और उसी से जुड़ा हुआ है जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनैक्टमेंट ऑफ रोवलैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मैसेकर ऑफ क्राउड ऑफ जलियनवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, इसकी डेट आई गेस आप सभी को याद होगी, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियनवाला बाग की भीड़ जो है उस पर नरसंहार हुआ था, तो उसकी डेट आप लोगों को ऑब्वियसली याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल a large unarmed crowd gathered in Jallianwala Bagh at Amritsar on 13th April to protest against the arrest of, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियनवाला बाग में एक बड़ी निहत्ती भीड़ किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है में एकत्रित हुई थी? तो इसका हम करेक्ट आंसर जानते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ठीक है। अब देखो कुछ लोग फेस्टिवल के लिए गैदर हुए थे, कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए हुए थे, बट ये चीज़ सही थी कि सभी लोग अनआर्म्ड थे, ठीक है। क्राउड जो थी अनआर्म्ड थी, किसी के पास कोई वेपन नहीं था, कोई किसी को इंजरी, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता था। ऐसी सिचुएशन में जनरल डायर का मकसद, जनरल डायर को ये करना चाहिए था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करे, वार्न करे कि जगह खाली कर दो, ना कि ये होती है कि वो सीधे ओपन फायरिंग ही उन लोगों पे शुरू कर दे जो कि लोग अनआर्म्ड थे, निहत्थे थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियनवाला बाग मैसेकर? अभी मैंने बता दिया कि जलियनवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों इकट्ठे हुए थे, तो वो ये था, पहली चीज़ तो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड किचलू, सैफुद्दीन किचलू, इनके अरेस्ट के लिए था, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न्ड द नाइटहुड conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919 was, ठीक है। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के विरुद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड लौटाने वाले भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति जो है उनका नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, अपनी नाइटहुड जो है रिटर्न कर दी थी एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़, या जो जलियनवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट हुआ था उसके प्रोटेस्ट में एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने अपना नाइटहुड जो है रिटर्न कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है। जलियनवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो हम सभी जानते हैं शंकरन नायर जो है, इन्होंने जो है शंकरन नायर ने इन्होंने क्या कर दिया था? रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, अगेंस्ट जलियनवाला बाग मैसेकर प्रोटेस्ट के। इन्होंने भी एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने क्या कर दिया था? रिज़ाइन कर दिया था फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल मलिक जो है उनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पहले 2 आ जाता है, फिर 1 आता है, फिर जाके जो है अमृतसर कांग्रेस सेशन हुआ था 1919 में। तो 213 जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 213। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर दी। ठीक है, किस चीज़ के बाद या किस इंसिडेंट के बाद, राइट, हंटर समिति को नियुक्त किया गया था। हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हंटर कमेटी को अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को एडिशनल डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे फॉर्म्ड अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट दी जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, ऑन 14 अक्टूबर 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, याद रखना, हंटर कमेटी कभी एग्जाम में दिख जाए या उसकी जगह आपको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, The committee was commonly known as Hunter Committee after the name of chairman जिनका नाम था Lord William Hunter. It also had Indian members. In final report submitted in March 1920, the committee unanimously condemned Dyer's action. However, the Hunter Committee did not impose any disciplinary action against General Dyer. ठीक है, तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जनरल डायर नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, जनरल डायर का नाम निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, इन्होंने ही ओपन फायरिंग करने की इंस्ट्रक्शंस दिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ ड्वायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मारा था। सो बेसिकली वो मारना चाहते थे जनरल डायर को। ठीक है, ना कि ड्वायर को। किसको मारना चाहते थे, उधम सिंह जो है वो जनरल डायर को मारना चाहते थे, ना कि माइकल ओ ड्वायर को। बट गलती से इंस्टेड ऑफ किलिंग जनरल डायर उन्होंने माइकल ओ ड्वायर जो है उनको मार दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उधम सिंह। ठीक है, सो उधम सिंह के बारे में अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम ले लें तो इनका पंजाब डिस्ट्रिक्ट में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। इन्हें शहीद ए आज़म या सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द foremost revolutionaries of Indian freedom struggle. ठीक है, following the Jallianwala Bagh massacre on 13th April 1919, he got profoundly involved in revolutionary activities and politics. He was deeply influenced by Bhagat Singh. फिर उन्होंने गदर पार्टी भी 1924 में ज्वाइन करी थी टू ऑर्गेनाइज ओवरसीज इंडियंस विद द पर्पस ऑफ ओवरथ्रोइंग कॉलोनियल रूल। 1927 में while returning to India with associates and weapons to carry out revolutionary activities, उनको illegal possessions होने के कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया था and he was sentenced to 5 years in prison. उसके बाद 13 मार्च 1940 में उधम सिंह जो है he shot Michael O. Dwyer instead of General Dyer at a meeting of East India Association and Royal Central Asian Society जो कि हो रही थी। इस मीटिंग में उन्होंने जनरल डायर को मारने की जगह माइकल ओ ड्वायर जो है उनको मार दिया था। सो जनरल डायर वो पर्सन, मैंने ऐसे उन्होंने ओपन फायरिंग करने को कहा था जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट रोवलैक्ट एक्ट, एंड ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। उसके बाद उधम सिंह जो है वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हैंग्ड ऑन 31 जुलाई 1940। ठीक है, लंदन के एक प्रिजन में। सो यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी, जैसे आप लोगों को क्या क्या याद रखना है मैं बता देती हूँ। जैसे कि उनको शहीद आज़म सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कौन सी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करा था। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। किससे इन्फ्लुएंस है, तो भगत सिंह से इन्फ्लुएंस थे। फिर ये वाला तो इंसिडेंट आपको याद ही रखना है, इसी के लिए सबसे ज़्यादा उनको जाना जाता है कि उन्होंने जनरल डायर को मारने की जगह माइकल ओ ड्वायर को मार दिया था, बाकी कोशिश पूरी जनरल डायर को ही मारने की थी। सो 13 मार्च 1940 का ये इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें आप लोग इनके बारे में याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उधम सिंह किल्ड इन लंदन। किसको मारा था लंदन में उधम सिंह ने, तो अभी मैंने बताया सर माइकल ओ ड्वायर जो है उनको मारा था। ठीक है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। तो जो रोवलैक्ट एक्ट के टाइम पर होंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पर भी वही वाइसरॉय होंगे। तो क्या नाम बताया मैंने आपको, लॉर्ड किंग्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड।
ठीक है, व्हेन द मोंटेगू केम्सफोर्ड एक्ट वाज पास इन 1919। 1919 में जब मोंटेगू केम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, सो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तब थे लॉयड जॉर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉयड जॉर्ज जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के 1919 में। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। थोड़ा सा इजी सेशन था, ठीक है, बट ट्राई टू मेक के आप लोग को चीज़ें याद रह सके। एक तो स्टोरी फॉर्मेट में बता दिया, ठीक है, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकती थी वो ऐड कर दी। क्लियर? सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे आज के MCQs। इसके साथ आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसको सौंपा गया था? ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट भी है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।